नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम उपरभाग एस्कोमाइकोट्रिना के सामान्य लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। एस्कोमाइकोट्रिना इस उपप्रभाग के कवक को सैक फंजाई या कोश कवक के नाम से भी जाना जाता है। सैक फंजाई इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समूह के सदस्यों में लैंगिक जनन के दौरान एक विशिष्ट प्रकार के फलनकाय का निर्माण होता है जिसे हम एस्कस कहते हैं। और ये एस्कस एक थैलीनुमा संरचना होती है, इसलिए इसको सैक फंजाई कहते हैं। इस फ्रूटिंग बॉडीज अर्थात एस्कस के अंदर एस्को बीजाणुओं का अंतर्जात रूप से निर्माण होता है। एस्कस एक वचन है जबकि इसका बहुवचन है जो एसआई है। एसआई की खोज 1837 के अंदर जोसेफ हेनरी लेविल के द्वारा की गई थी। एस्कोमाइकोटिना हायर फंजाई का बहुत बड़ा एक जटिल समूह है जिसके अंतर्गत 1820 वंश तथा लगभग 15,500 जातियां सम्मिलित है। अब हम इसके मुख्य लक्षणों के अंतर्गत देखते हैं तो ये है कि इस समूह के सदस्यों में थैलेनुमा संरचना पाई जाती है जिसको हम एस्कस कहते हैं। इसी कारण से इसको सैक फंजाई कहते हैं। और इनका निर्माण अर्थात एस्कस का निर्माण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के परिणाम स्वरूप होता है तथा प्रत्येक एस्कस में 8 एस्को बीजाणु उत्पन्न होते हैं। एस्कोमाइकोटिना उच्च कोकों का बड़ा व जटिल समूह है जिसमें 1820 से लेकर के 15,000 वंश तथा 15,500 जातियां सम्मिलित है। इस समूह के जो कवक होते हैं वो परजीवी अथवा मर्तोपजीवी के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। परजीवी कवक की बात करें तो हम अंतःपादपी तथा कभी कभी ये परजीवी है जो बाह्यपादपी भी होते हैं। और जो मर्तजीवी कवक होते हैं वो नम, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ, प्लांट मटेरियल, ह्यूमस युक्त मृदा तथा अन्य जो भी मृत कार्बनिक पोषण पदार्थ होते हैं उन पर है जो ये वृद्धि करते हुए देखे जा सकते हैं। उपरभाग एस्कोमाइकोटिना के सदस्यों के अंतर्गत थैलस एक कोशिक उदाहरण यीस्ट जिसे हम सेक्रोमाइसिस कहते हैं अथवा सुविकसित कवक जाल का बना होता है जो शाखित व पटयुक्त होता है। और पट इनके अंदर है जो सिंपल प्रकार के होते हैं अर्थात सरल छिद्र युक्त होते हैं। कवक तंतु की प्रत्येक कोशिका एक केंद्र की, द्विकेंद्र की अथवा बहुकेंद्र की होती है। और कोशिका भित्ति काइटिन, ग्लूकेन, अमीनो शर्करा तथा प्रोटीन युक्त होती है। इस समूह के कवकों के जीवन चक्र में कशाभिक की कोशिकाओं का सर्वथा अभाव होता है। यानी उपविभाग एस्कोमाइकोटिना के सदस्यों के अंतर्गत जीवन चक्र की किसी भी अवस्था के अंतर्गत हमें है जो मोटाइल सेल्स देखने को नहीं मिलती है। कायिक जनन, द्विखंडन, मुकुलन तथा खंडन आदि विधियों के द्वारा संपन्न होता है। अलैंगिक जनन
क्लेमाइडो बीजाणुओं तथा कोनिडिया के द्वारा संपन्न होता है। कोनिडिया का निर्माण विशिष्ट कवक तंतुओं, जिन्हें हम कोनिडियम धर कहते हैं, इन कोनिडियम धरों पर ही कोनिडिया का निर्माण होता है। कोनिडियम धर निश्चित प्रकार की फलन संरचनाओं में विन्यासित होते हैं, जैसे पिक्निडियम, एसरवुलस, स्पोरोडोकियम अथवा सिनेमेटा। कोनिडिया तलाभिसारी या अग्राभिसारी क्रम में बनते हैं। कोनिडिया के आमाप, आकार तथा रंग में विभिन्नता पाई जाती है। कुछ सदस्यों में कोनिडिया कवक को विशिष्ट लाक्षणिक रंग प्रदान करते हैं, जैसे पेनिसिलियम को काला मोल्ड, एस्परजिलस को हरा मोल्ड कहते हैं। लैंगिक जनन में प्लाज्मोगेमी तथा कैरियोगेमी के मध्य अल्पकालिक अंतराल पाया जाता है। यानी लैंगिक जनन के दौरान जो जीवद्रव्य संलयन होता है तथा केंद्रक संलयन होता है, उसके बीच में बहुत ही कम समय के लिए अंतराल देखने को मिलता है। जीवद्रव्य संलयन की क्रिया अर्थात प्लाज्मोगेमी जो होती है, वह विभिन्न विधियों के द्वारा संपन्न होती है, जैसे युग्मक धानी संयुग्मन, युग्मक धानी संपर्क, अचल पुंन युग्मन, कायिक युग्मन आदि विधियों के द्वारा संपन्न होती है। युग्मक धानी संयुग्मन की हम बात करें तो यह इस प्रकार का प्लाज्मोगेमी हमें एमेरिकस तथा साइज़ोसैकेरेमाइसिस के अंतर्गत देखने को मिलती है। वहीं युग्मक धानी संपर्क अर्थात गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट की बात करें तो इस प्रकार की प्लाज्मोगेमी हमें एस्परजिलस तथा एरिसाइफी में देखने को मिलती है। अचल पुंन युग्मन या पुंन युग्मन की बात करें तो ये हमें न्यूरोस्पोरा के अंतर्गत देखने को मिलता है। वहीं कायिक युग्मन के द्वारा प्लाज्मोगेमी हमें पेजाइजा तथा मार्शेल्ला आदि के अंतर्गत देखने को मिलती है। निषेचन के फलस्वरूप एस्कस तथा एस्को बीजाणुओं का विकास होता है, अर्थात प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बाद में एस्कस का निर्माण होता है। उस एस्कस जो एस्कस है वह एक बंद फलन पिंड में होता है, इसको हम एस्कोकार्प कहते हैं। उस एस्कोकार्प के अंतर्गत कई सारी एसआई होती है और एक इकाई को हम एस्कस कहते हैं। और एस्कस के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 8 एस्को बीजाणुओं का निर्माण अंतर्जात रूप से होता है। प्रिमिटिव कवक सदस्यों जैसे सैकेरोमाइसिस, टेफ्राइना आदि में फ्रूटिंग बॉडी नहीं पाई जाती है, अर्थात इनके अंतर्गत जो एसआई होती है वो नेक्ड या नग्न होती है। परंतु जो इसके एडवांस मेंबर है एस्कोमाइकोट्रिना के प्रगत सदस्यों में कवक सूत्रों से बना हुआ फलन पिंड अर्थात एस्कोकार्प पाया जाता है, जिसके अंदर है जो ये एसआई संरक्षित रहती है। और एक एस्कस में हम पहले बता चुके हैं कि सामान्यतः 8 है जो अंतर्जात एस्को बीजाणु बनते हैं। और एस्को बीजाणु विविध आमाप,
आकार व रंग के होते हैं तथा इनका अंकुरण एस्कोकार्प्स और एस्कस से विमुक्ति के तुरंत पश्चात होता है। अब हम देखते हैं कि एस्कस का विकास किस प्रकार से होता है। एस्कस के जब विकास की बात करते हैं हम, तो एस्कोमाइकोट्रिना के अंतर्गत जो एक कोशिकीय सदस्य जैसे यीस्ट आदि है, ऐसे यूनिसेल्युलर फॉर्म के अंदर कैरियोगमी के फलस्वरूप बनी द्विगुणित, जिसे हम बोलते हैं जाइगोट सेल बोलते हैं, वो वृद्धि कर सीधे है जो एस्कस का कार्य करती है। और इसके अंतर्गत एक कोशिकीय स्वरूपों के अंतर्गत हमें है जो फ्रूटिंग बॉडी देखने को नहीं मिलती है। जबकि एडवांस जो मेंबर है उनमें लैंगिक जनन के फलस्वरूप केंद्रक युग्म बनते हैं, यानी ज्यों ही प्लाज्मोगेमी होगी उसके बाद में जो कैरियोगेमी तुरंत नहीं होकर के वो दोनों केंद्रक जो भिन्न प्रकृति की है लैंगिक जनन के फलस्वरूप एक दूसरे के साथ में पैर में है, वो पैर में बड़े रहते हैं। और जब एक कोशिका के अंदर अर्थात युग्मनज के अंदर दो अलग अलग प्रभेद के केंद्रक जोड़े में पाए जाते हैं तो इसे हम डाइकैरियोन स्टेज या केंद्रक युग्म अवस्था कहते हैं। और ये लंबे समय तक संलयन या फ्यूज नहीं होते हैं। और इस केंद्रक युग्मी एस्कोगोनियम से आप देखेंगे यहाँ पर, ये आपका है जो लैंगिक जनन के फलस्वरूप नर जननांग, इसको एंथेरिडियम कहते हैं। ये आपका मादा जननांग एस्कोगोनियम में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद इसके अंतर्गत है जो ये है जो आपका एस्कोगोनियम है, इसके अंतर्गत केंद्रकों का युग्म पाया जाता है। और इस एस्कोगोनियम से कई है जो उभार निकलते हैं, आप देख रहे हो इस तरह से, सॉरी ये। और ये जो डाइकैरियोन है विभाजित होकर के कई सारे है जो केंद्र युग्म बनाता है, बहुकेंद्र की ये एस्कोगोनियम बन जाता है। और बाद में इस प्रत्येक जो एस्कोगोनियम से जो तंतु निकला है जिसको हम एस्कोजन फिलामेंट कहते हैं, इस प्रत्येक तंतु के अंतर्गत एक केंद्रक युग्म प्रवेश कर जाता है। और एस्कोजन तंतु की जो शीर्षस्थ कोशिका है वो है जो हुक के समान मुड़ जाती है, जैसा कि आप इसके अंतर्गत देख रहे हो आगे से। और इस सेल को हम क्रोजियर सेल कहते हैं। और क्रोजियर सेल्स के अंदर आप सेल के अंदर देखोगे तो दो केंद्रक है भिन्न प्रकृति के, प्लस और माइनस प्रकृति के, आप ऐसे कह सकते हैं नर और मादा प्रकृति के, ये एक साथ विभाजन करते हैं जिसे हम कॉन्जुगेटिव डिवीजन कहते हैं। तथा जो इससे कॉन्जुगेटिव डिवीजन के फलस्वरूप जो नवीन केंद्रकों का निर्माण होता है उनमें से दो केंद्रक क्रोजियर के मोड़ पर, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, दो केंद्रक तो है क्रोजियर के मोड़ पर, एक है जो क्रोजियर के शीर्ष पर और एक क्रोजियर के आधारी भाग पर व्यवस्थित हो जाते हैं। अब आप देखेंगे कि जो बीच वाली सेल है जिसे हम पेनल्टीमेट सेल कहते हैं या उपांतिम कोशिका कहते हैं, इस उपांतिम कोशिका में केंद्रक युग्म पाया जाता है, जबकि इसके शीर्ष और आधारी भाग पर स्थित कोशिकाओं में एक एक केंद्रक पाया जाता है। अब ये उपांतिम कोशिका है, यह है जो आगे वृद्धि कर एस्कस मात्र कोशिका के रूप में व्यवहार करती है। और इसका केंद्रक युग्म है जो अब है जो संयुक्त हो जाए, क्या ऐसे कह सकते हैं कि फ्यूज हो जाएगा। और यह केंद्रक युग्म अब है जो द्विगुणित केंद्र के रूप में कार्य करेगा। और इस प्रकार से अब इस एस्कस मात्र कोशिका के अंदर केंद्रक संलयन के पश्चात ये एस्कस मात्र कोशिका जो पेनल्टीमेट सेल है, ये आपके दीर्घित होकर अंडाकार या बेलनाकार, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर है ना, गोल हो गई है ना, अंडाकार या बेलनाकार
एस्कस बनाती है। इसके केंद्रक में, यानी जो ये केंद्रक है एस्कस का, इसके केंद्रक में सबसे पहले एक अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप आपको इस एस्कस के अंदर 4 केंद्रक नजर आते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि लैंगिक जनन के फलस्वरूप नर और मादा जो जननांग होते हैं उनसे आने वाला एक एक युग्मक भिन्न प्रभेद के होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर 2 अलग प्रकृति के केंद्रक दिखाए गए हैं। अर्धसूत्री विभाजन से हम जानते हैं कि एक 2n केंद्रक से आपको 4 अगुणित केंद्रकों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो भिन्न भिन्न प्रकृति के केंद्रक आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसी एस्कस के अंदर एक समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप आपको 8 केंद्रक निर्मित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से 4 अलग प्रकृति के हैं और 4 अलग प्रकृति के हैं। 4 नर प्रकृति के मान लो तो 4 मादा प्रकृति के, 4 प्लस प्रकृति के मान लो तो 4 माइनस प्रकृति के। तो इस प्रकार से एस्कस के अंदर एक अर्धसूत्री विभाजन और एक समसूत्री विभाजन से टोटल अंतर्जात रूप से 8 एस्को बीजाणुओं का निर्माण होता है। और प्रत्येक ये जो केंद्रक बने हैं अगुणित केंद्रक, इनके चारों ओर कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाता है तथा इनके चारों ओर भित्ति स्राव हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप ये जो अब एस्को बीजाणुओं का रूप धारण कर लेते हैं। एस्कस में अभी भी कुछ है जो कोशिका द्रव्य शेष रह जाता है, जिसे हम एपिप्लाज्म कहते हैं, और ये शेष रहा कोशिका द्रव्य इन परिपक्व होते एस्को बीजाणुओं के पोषण में प्रयुक्त होता है। ऐसा ही आकृति में गोलाकार, मुद्राकार अथवा बेलनाकार हो सकते हैं। एस्कस के अंदर एस्को बीजाणु एक कतार अथवा 2 कतार अथवा अनिश्चित रूप से भी विन्यासित हो सकते हैं। ऐसा ही के जो शीर्ष भाग होता है उस पर है जो एक स्लिट या दरार या ओपरकुलम ढक्कननुमा एक छिद्र हो सकता है, जिससे एस्को बीजाणु मुक्त होते हैं। लेकिन कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जहां पर है जो एस्को बीजाणुओं का विमोचन एस्कस भित्ति के टूटने के फलस्वरूप होता है। अब है एस्कस फलन। हमने पहले पढ़ा है कि जैसे जो यीस्ट है एक कोशिकीय, उसके अंतर्गत जो जाइगोटिक सेल है वो सिद्धि है जो आपके एस्कोगोनियम के रूप में व्यवहार करती है, और उनकी इन एक कोशिकीय स्वरूपों के अंतर्गत हमें है जो फ्रूटिंग बॉडी अर्थात एस्कस फलन देखने को नहीं मिलता है। ऐसे कह सकते हैं कि इनके अंतर्गत जो एस्कोगोनियम है या फिर आपके जो आप कहते हो एस्कस है वो नग्न होता है, जबकि अन्य रूपों के अंतर्गत जो ये एस्कस एक वचन है, ज्यादा बहुवचन में हम कहेंगे एसआई, ये एसआई है जो कैसी होती है, संरक्षित होती है एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, जो कि कवक तंतुओं से मिलकर के बनी होती है। और इस फ्रूटिंग बॉडी को जो उसका एक आवरण है, जिसके आवरण के अंदर या कह सकते तो कोष के अंदर जो बंद रहती है, तो इसको हम कहते हैं एस्कस फलन। अब विभिन्न सदस्यों के अंतर्गत हमें भिन्न भिन्न प्रकृति के फ्रूटिंग बॉडीज देखने को मिलते हैं। प्रिमिटिव सदस्य हम पहले बता चुके हैं कि यीस्ट और टेफ्राइन आदि में तो ऐसा ही नहीं होती है, सॉरी ऐसा ही क्या होती है, नग्न होती है, संरक्षित नहीं होती है। जबकि अन्य सदस्यों के अंतर्गत जैसे हम देखते हैं एस्कस फलन का प्रकार, तो क्लिस्टोथिसियम की हम बात करते हैं तो यह गोल जैसा कि आप दिख रहा है तब पूर्णतः बंद प्रकार का होता है, और इस प्रकार के अंतर्गत हम देखते हैं कि इनकी जो भित्ति होती है क्लिस्टोथिसियम की, वो आभासी मृदुता की बनी होती है, जिसे हम पेरिडियम कहते हैं। और इस पेरिडियम की भित्ति या फिर पेरिडियम की जो लेयर है, इसके गलने पर या फटने पर ही एसआई व एस्को बीजाणु मुक्त होते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो हम क्लिस्टोथिसियम प्रकार की एस्कस फलन हमें यूरोशियम व एरिसाइफी के अंतर्गत देखने को मिलते हैं।
दूसरा है पेरिथीसियम। यह है जो एक फ्लास्क के आकार का फलन पिंड है। इसके शीर्ष पर एक आपको छिद्र नजर आता है और पेरिथीसियम प्रकार के फलन पिंड के अंतर्गत देखेंगे तो भीतरी सतह पर आधारी भाग में आपको बेलनाकार लंबी लंबी एसाई व्यवस्थित दिखाई देती है और ऊपरी भीतरी भाग से आपको कुछ रोमनुमा बंधित संरचनाएं दिखाई देती है जिन्हें हम पेरिफाइसिस कहते हैं। एस्को बीजाणु का जो विमोचन है या विमुक्ति वह इस पेरिथीसियम की ऊपरी शीर्ष पर स्थित छिद्र जिसे हम ओस्टियल कहते हैं से होता है। उदाहरण के रूप में देखें तो इस प्रकार के एस्कस फलन हमें न्यूरोस्पोरा व क्लीवशैप्स इत्यादि के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रकार जो इसका एस्कस फलन का है वह एपिथीसियम। यह एक कपनुमा या प्याले नुमा फलन पिंड होता है और प्याले की भीतरी सतह पर आप देखेंगे तो आपको एसाई व्यवस्थित दिखाई देते हैं। इन एसआई में आपको प्याले की जो भीतरी सतह पर एसआई के साथ में रोमनुमा संरचना जिन्हें पेरिफाइसिस कहते हैं वो अंतर्मिश्रित रहते हैं और इस प्रकार के एस्कस फलन आपको पेजाइजा इत्यादि में देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि एस्कोमाइकोटिना जो ऊपर भाग एस्कोमाइकोटिना इसके वर्गीकरण की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कुल 6 संवर्ग है जिसके अंतर्गत पहला संवर्ग है हेमी एस्कोमाइसिटीज। हेमी एस्कोमाइसिटीज की हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कवक जाल अल्प विकसित अथवा अनुपस्थित होता है और एस्कोजन तंतुओं का निर्माण नहीं होता है। एसआई नग्न होते हैं तथा फलन पिंड का निर्माण भी नहीं होता है और एसआई का निर्माण जाइगोट अर्थात द्विकेंद्र की कोशिका से ही सीधे ही होता है। फिर हम देखते हैं संवर्ग प्लेक्टोमाइसिटीज। इस संवर्ग के सदस्यों के अंतर्गत कवक जाल सुविकसित होता है जो शाखित व पट्टित होता है। अलैंगिक जनन कोनिडिया के द्वारा होता है। लैंगिक जननांग उपस्थित होते हैं। एसआई का निर्माण एस्कोजन तंतु से होता है। एसआई एक कुंचित तथा क्षणभंगुर होती है और फलन पिंड क्लिस्टोथिसियम प्रकार का होता है। नेक्स्ट जो संवर्ग है वह है लोक्यूलो एस्कोमाइसिटीज। इस संवर्ग के सदस्यों में एस्कोकार्प एस्कोस्ट्रोमा में गुहिकाओं के रूप में जिन्हें स्ट्रोमेटिक पेरिथीसियम कहते हैं पाया जाता है। एसआई द्विक चुंकित होती है और कोनिडिंदर अशाखित होते हैं। लाबोलबेनियोमाइसिटीज। इस संवर्ग के सदस्यों में कवक जाल मुख्यतः कीटो अर्थात इंसेक्ट पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। बाह्य परजीवी होते हैं ये एसआई पेरिथीसियम में व्यवस्थित होते हैं और एसआई क्षणभंगुर होते हैं। पांचवा संवर्ग है वह है पायरेनोमाइसिटीज। इनके अंतर्गत फलन पिंड पेरिथीसियम होता है जो ओस्टियोल द्वारा खुलता है। एसआई हाइमेनियम में व्यवस्थित रहते हैं। साथ ही एसआई बेलनाकार तथा एकक कुंचित होते हैं। छठा और अंतिम संवर्ग है वह है डिस्कोमाइसिटीज। डिस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य मर्तोपजीवी यदा कदा सम्मलरागी अर्थात गोबर इत्यादि पर वृद्धि करते हैं। फलन पिंड एपोथिसियम जो प्यालेनुमा या कपनुमा या तस्त्रीनुमा होता है। अधिकांश में अलैंगिक जनन उपस्थित कुछ सदस्यों में कोनिडी द्वारा होता है। लैंगिकता का ह्रास पाया जाता है तथा लैंगिक जनन गेमेटेंजियल कॉपुलेशन
अचल पुंगनुयुग्मन अथवा सोमेटोगमी के द्वारा संपन्न होता है। एसआई तथा पैराफाइसिस हाइमेनियम का निर्माण करते हैं और इस वर्ग के सदस्यों के अंतर्गत एसआई मुद्राकार या बेलनाकार तथा एक कंचित, जिसे हम यूनिट्यूनिकेट अथवा द्विचुंकित बाइट्यूनिकेट होती है। थैंक्स।